कैसे हैं बेटा लोग। आज बेटे ये रिकॉर्डेड सेशन हमने लगाया है गुडविल की अंडरस्टैंडिंग के लिए। गुडविल के कंसेप्ट्स, गुडविल के क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट बढ़िया तरीके से हम आज इस वीडियो में समझेंगे आपके साथ और उन कंसेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। मतलब हम बिल्कुल भी इस चैप्टर में ढील नहीं छोड़ेंगे। आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, मुश्किल से 8 या 9 क्वेश्चन करेंगे और पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मूव टुवर्ड्स द कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए बेटा, अगर मैं एक चैप्टर शुरू कर रहा हूं तो मेरे को सबसे पहले उस चैप्टर के वर्ड में, उस चैप्टर के नेम में जो एक वर्ड है उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड हमारे पास इस चैप्टर का नाम ही है, वो है गुडविल। देखिए, इंग्लिश के अंदर गुड का मतलब अच्छा होता है और विल का मतलब होता है हमारी चाह, है ना। तो गुडविल मतलब जब हमारा अच्छा करने की चाह होती है, तब हम जब कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जाके तो बढ़िया सर्विस मिलेगी, तो वो हमारे को कहते हैं कि हमारे पास एक गुडविल है जो उनको हमारी ओर खींच के लिए आई। गुडविल का मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं काइंड ऑफ रेप्यूटेशन। मगर मेरे बच्चे, रेपुटेशन एक ही दिन में नहीं बनती। किसी की रेपुटेशन कम हो सकती है, किसी की रेपुटेशन ज्यादा हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है ऑन द पास्ट एफर्ट्स एक फर्म, एक एंटिटी कैसे लगा रही है और उसके बेसिस पर फ्यूचर में वो कितने प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रही है। देखो, अगर मैं आपको गुडविल समझाने की कोशिश करूं डेफिनेशन में, तो पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूं, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अ फर्म will incur in the future due to its past efforts। क्योंकि फ्यूचर के अंदर एक फर्म कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है क्योंकि उसने पास्ट में कुछ ऐसे एफर्ट्स डाले अपने बिजनेस के अंदर। देखो मेरे बच्चे, पास्ट के एफर्ट्स ही डिटरमाइन करते हैं कि हमें फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा। अगर पास्ट में एफर्ट्स अच्छे रहे हैं, आपने कस्टमर सैटिस्फैक्शन की ओर ध्यान दिया है, कस्टमर सर्विस फीडबैक लिया है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपकी अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। बट अगर यही सारी चीजें आप बेकार करोगे तो फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं होगा। किसी एंटिटी की गुडविल कम हो सकती है, किसी एंटिटी की गुडविल ज्यादा हो सकती है। तो हमारा बेसिक एम इस चैप्टर में यही समझना है कि जी मेथड्स टू कैलकुलेट, मेथड्स to calculate goodwill। देखना बेटा, हमें ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि गुडविल कैलकुलेशन के लिए वो एक्टिविटीज ही इंपॉर्टेंट हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है। वो एक्टिविटीज जो कि अब नॉर्मल है, जो कि डेली बेसिस पर एक बिजनेस में नहीं होंगी, उनका इंपैक्ट हमें टोटली हटाना होता है। देखो, जैसे मेरी बात समझिए, लेट अस अज्यूम योर फादर इज अ सैलरीड एम्प्लॉय। अगर आपके फादर साहब को सैलरी मिलती है हर मंथ, तो ये हो गई नॉर्मल बात, ठीक है। दिस इज नॉर्मल कोर्स, ऐसा होगा ही होगा, हर मंथ हर साल ऐसा होगा ही होगा। बट मैं बात करूं कि आपके फादर साहब ने किसी की गाड़ी बिकवा दी, हेल्प कर दी भाई उसकी गाड़ी बिकने में। वो बंदा बहुत परेशान था, उसने आपके फादर साहब से जिक्र किया कि भाई साहब कोई खरीदने वाला हो तो बताना। आपके फादर साहब ने एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड से मिलवा दिया, ठीक है जी। आपके फादर के एक फ्रेंड ए, दूसरे फ्रेंड बी, इन्होंने गाड़ी बेचनी है, इनको गाड़ी खरीदने की कम मूड था, तो दोनों की आपस में मीटिंग करवा दी। अब हुआ यूं कि कार 5 लाख रुपीस की ट्रेड हो गई ए टू बी। Now your father, who is a salaried employee, has acted as a car dealer, है ना। तो यहाँ पे उनका राइट बनता है बेटा कि उनको कमीशन मिले। अब लेट्स assume 5 लाख रुपीस का 1% कमीशन उन्होंने ए से डिमांड किया कि भाई तू परेशान था, तेरी गाड़ी यार बिक नहीं रही थी, देख मैंने तेरी गाड़ी बी को बिकवा दी, टेंशन मत ले, बी अपने नाम गाड़ी करा लेगा, आई टेक टोटल गारंटी।
5000 रुपीज उन्होंने ए से ले लिए, और सेम बात उन्होंने बी को समझाई कि बी तेरे को गाड़ी की आवश्यकता थी, देख तेरे को कितनी अच्छी मैंने गाड़ी दिलवाई है बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में, अब 5000 रुपीज तू मुझको इसकी कमीशन दे। तो आपके फादर साहब को अगर 10,000 रुपीज ये इनकम हुई, तो क्या ये बात नॉर्मल है? क्या ये चीज हर साल होगी? ये चीज हर साल नहीं होगी बच्चे, ये है अब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये एब नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे लिए। और जब कभी भी हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से जो भी एब नॉर्मल एक्टिविटी होगी, कोई भी एब नॉर्मल आइटम अगर हमें देखने को मिलेगा, एब नॉर्मल प्रॉफिट, एब नॉर्मल लॉस, हम उसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, देखो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट मैं आपके साथ तीन बातें डिस्कस करता हूं, फिर मैं आपके साथ क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू कर दूंगा। देखिए जरा, मैं आपके सामने तीन तरीके के प्रॉफिट लिखता हूं। देखो, पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरा सुपर प्रॉफिट। समझना मेरे बच्चों, एक एक करके इनके बारे में समझाता हूं। देखो, ए से एवरेज और ए से एक्चुअल। What is average profit? Average profit is the actual profit of any firm. Average profit is the actual profit of any entity या फिर firm. What is normal profit? Normal profit को बेटा आप यूं समझिए, ये वो प्रॉफिट है जो नॉर्मली कोई भी कमा ले। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट को आप ऐसे समझिए, इट इज द प्रॉफिट which can be earned even by a new firm, even by a new firm in the industry. अभी एग्जांपल से समझाऊंगा इन तीनों के बीच में डिफरेंस। सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट का बेटा एक फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो, ये तो मैंने इनकी तीनों की बेटा डेफिनेशन लिख दी, ढंग से भी समझाया नहीं है, मैं ढंग से समझाता हूं, सुनिएगा जरा। हुआ क्या, लेट अस से मिस्टर ए ने बिजनेस के अंदर मेरे बच्चों कैपिटल लगाई हुई है वर्थ ₹10 lakhs, and the normal rate of return of the business is 10%. ठीक है, मिस्टर ए ने एक बिजनेस शुरू किया जिसके अंदर उनकी कैपिटल लगी हुई है 10 लाख रुपए, और इस बिजनेस के अंदर नॉर्मली लोग 10% कमा लेते हैं। ठीक है, तो मिस्टर ए को प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 10 लाख का 10%, यानी कि इनको 1 लाख रुपए का मुनाफा होना चाहिए। क्लियर है? इन्होंने 10 लाख रुपए लगाए हैं, 10% इनको मुनाफा, 10 लाख का 10% इस 1 लाख रुपए इनको मुनाफा होना चाहिए। बट लेट अस से ही इज अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,30,000। ये इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये इनका एक्चुअल प्रॉफिट है, तो इस एक्चुअल प्रॉफिट को हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। इस एक्चुअल प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? एवरेज प्रॉफिट। और ये 1 लाख रुपए वो प्रॉफिट है जो इस बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा के कोई भी कमा सकता है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कि अगर मैं भी जो इस बिजनेस की नॉलेज नहीं भी रखता, इस बिजनेस को अगर शुरू करता हूं, 10 लाख रुपए लगाता हूं, तो शायद चांसेस है मैं 1 लाख रुपए कमा लूं। मगर ए क्या कर रहे हैं? ए इस बिजनेस को कर रहे हैं और 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे, 1,30,000 रुपए कमा रहे हैं। ही इज अर्निंग समथिंग एक्स्ट्रा। जितना अमाउंट बेटा वो एक्स्ट्रा कमाएंगे उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। इधर समझिए कि भैया एवरेजली, एक्चुअली he is earning 1,30,000, he must earn 1 lakh rupees, the difference is 30,000। ये 30,000 कहलाता है बेटा सुपर प्रॉफिट, क्योंकि डेफिनेटली he has put some efforts into his business like Superman। नहीं, इन्होंने जरूर बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाए हैं जो बाकी के लोग नहीं लगा पाए। बाकी के लोगों ने 10 लाख रुपए तो पे लगा दिया और 1 लाख रुपए पे कमा लिया, मगर इन्होंने 10 लाख रुपए लगा के ही 1,30,000 रुपए कमाए हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाए हैं जो दूसरे लोग नहीं लगा पाए। इसीलिए इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट व्हिच अ फर्म इज एक्चुअली अर्निंग ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मली लोग कमा सकते हैं उससे ऊपर अगर हम कुछ कमाते हैं तो उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ये तीन बातें उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आई। ठीक है,
आइए सीधा सीधा अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये सारी बातें किस चीज के बारे में हो रही हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। Tarang purchased Jyoti's business with effect from 1st April 2022. Profit shown by Jyoti's business for the last 3 financial years ended 31st March were 2020 में भाई मुनाफा हुआ था 1 लाख रुपए का, 2021 में मुनाफा हुआ था 1,25,000 रुपए का और 2022 में मुनाफा हुआ था 1,12,500 रुपए का। मगर अब हुआ क्या, कुछ बेटा ब्रैकेट में बातें मेंशन्ड है, आओ इनको भी रीड कर लेते हैं। ये जो 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था इसमें है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। नेक्स्ट में वो कहता है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। लास्ट पार्ट में वो कहता है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। एक एक करके इनका मतलब भी बेटा हम समझने की शुरुआत करें। देखिए 2020 के अंदर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, मगर उस 1 लाख में जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग इस 1 लाख रुपए में जुड़ा हुआ है 12,500 एक एबनॉर्मल गेन। ये एबनॉर्मल गेन हर साल नहीं होगा, है ना। मतलब अगर मैं एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे निकालूं या फिर मैं यूं कहूं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्टेड प्रॉफिट निकालूं, दैट व्हाट इज द रियल प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, कि अगर बिजनेस ने कुछ कमा के दिया तो भैया वो कितना कमा के दिया है 87,500, दैट इज 1 लाख माइनस 12,500। क्योंकि ये जो 1 लाख रुपए है ये फर्म में से हमने कमाए तो हैं, मगर इसमें से 12,500 ऐसे हैं जो एबनॉर्मल गेन हो गए, जो सिर्फ इसी साल गेन हुआ, जो अगले साल नहीं होगा। तो बिजनेस की एफिशिएंसी की वजह से अर्निंग आई है इस ईयर की 2020 की 87,500। नेक्स्ट समझिए, हमने कमाए हैं 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। एक एबनॉर्मल लॉस था जो अगले साल नहीं होगा, तो भैया हमारा प्रॉफिट तो ज्यादा रहा होगा ना। आप सोचो, एक एबनॉर्मल लॉस हमने इसमें से माइनस कर दिया। एबनॉर्मल लॉस मतलब वो जो बार बार नहीं होगा। फॉर एग्जांपल किसी के गोदाम में आग लगी, क्या बेटा आग हर साल लगेगी? नहीं ना। आग तो भैया एबनॉर्मल एक्टिविटी है, चोरी हो गई, चोरी होना एक एबनॉर्मल एक्टिविटी। तो सिमिलरली अगर किसी के बिजनेस का प्रॉफिट आ रहा है 1,25,000 और हम कह रहे हैं इसमें से 25,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस माइनस हो चुका है। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, आप यहाँ पे रीड कर पा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पे साफ साफ लिखा है आफ्टर चार्जिंग हम फर्म में से माइनस कर चुके हैं एबनॉर्मल लॉस 25,000 का। तो बच्चों जब हम फर्म में से माइनस कर चुके हैं एबनॉर्मल लॉस 25,000 का, तो एडजस्टेड प्रॉफिट इससे पहले तो ज्यादा ही रहा होगा। तो डेफिनेटली एडजस्टेड प्रॉफिट की यहाँ पे फिगर रही होगी मेरे पास 1,50,000, दैट इज 125 प्लस 25, 150 का प्रॉफिट रहा होगा, उसमें से हमने ये माइनस कर दिया है जो कि माइनस नहीं होना था, इसलिए हमने इसको ऐड बैक किया। एबनॉर्मल लॉस वाज डिडक्टेड प्रायरली, नाउ द डिडक्शन शुड नॉट बीन हैव मेड, तो हमने उसको रिवर्स कर दिया। आगे चलते हैं। 2022 का हमारे को प्रॉफिट गिवन है 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। 12,500 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम फर्म की प्रॉपर्टी पे माइनस होना चाहिए था, इंश्योरेंस होनी चाहिए थी। इंश्योरेंस इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बेटा। अगर हम इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो हम तो मूर्ख कहलाएंगे कि भैया इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं मगर फिर भी इंश्योरेंस करा के नहीं रख रहे। और साफ साफ क्वेश्चन में लिखा भी है कि अब हमें इसकी इंश्योरेंस करानी है नाउ टू बी इंश्योर्ड, मतलब अब ये खर्चा होना चाहिए। एक्सक्लूडिंग पहले ये खर्चा माइनस नहीं हुआ था, तो ठीक है जी 1,12,500 में से 12,500 का मैं ये खर्चा माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 2022 का प्रॉफिट निकल कर आया 1 लाख। ओके, ये हो गया मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट। क्वेश्चन मांग क्या रहा है मुझसे? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। आओ इसको डील करने की कोशिश करते हैं। इन बातों का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया गुडविल निकाल दो, ठीक है, गुडविल निकाल दो। कैसे? 2 इयर्स ऑफ परचेज। 2 इयर्स ऑफ परचेज मतलब कि अगर आज कोई मेरा बिजनेस खरीदे तो उसको आने वाले 2 सालों तक प्रॉफिट होगा ही होगा, उसको कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इन द सेलिंग डिपार्टमेंट, इन द ऑफिस स्ट्रक्चर, कोई चेंज ना करे, फिर भी आने वाले 2 साल तक उसको प्रॉफिट होगा, ऐसा इस ज्योति के बिजनेस के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए
फर्म की गुडविल हमने भाई कैसे एस्टिमेट करनी है, हम ऐसे लिखेंगे ईयर 2020, 2021, 2022 प्रॉफिट हमें यहाँ पर गिवन था भैया 1 लाख रुपीस, यहाँ पे गिवन था 1,25,000 रुपीस, यहाँ पे गिवन है 12,500। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि हमने क्या एडजस्टमेंट करी और अंत में हम लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा कितना निकल कर आया। चलिए देखते हैं फटाफट हमने एडजस्टमेंट्स क्या क्या करी हैं। यहाँ पर हमने एबनॉर्मल गेन को माइनस करा है 12,500, यहाँ पर हमने एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दिया है 25,000। फिर से इनका रीजन समझा देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट में क्या है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, ये इंक्लूडेड है, गेन है, इसकी वजह से पहले प्रॉफिट बढ़ गया होगा मगर बढ़ना नहीं चाहिए। ये एबनॉर्मल है, ये प्रॉफिट हर साल हमारे नहीं होगा, इसलिए हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया 12,500। तो मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आया है 87,500। यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट निकल कर आया है 1,50,000। और तीसरे पार्ट में हमारे पास है कि जी एक इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा 12,500 का जो होना चाहिए था हमने नहीं करा। नाउ टू बी इंश्योर्ड, इसको इंश्योर करना है तो ठीक है, हम अब ये खर्चा कर देंगे तो डेफिनेटली मेरा प्रॉफिट इसकी वजह से कम हो जाएगा और प्रॉफिट आएगा 1 लाख। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन तीनों को प्लस करूंगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट, उसके बाद ही मैं उसका एवरेज निकाल पाऊंगा ना। तो देखिए जब मैं प्लस करूंगा 2,50,000 प्लस 87,500 व्हाट आई गेट इज 3,37,500। दिस इज द टोटल प्रॉफिट। मगर उसने मेरे से क्या मांगा है, उसने मेरे से मांगा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स कि अगर 3 साल में टोटल मैंने इतने पैसे कमाए हैं तो मैंने एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया है। मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करता हूं कि जी एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3। जब इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूं मेरे बच्चों, व्हाट आई गेट इज आई गेट 1,12,500 कि मैंने एक साल में अमूमन एवरेज तौर पर 1,12,500 रुपए कमाए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन यही बेटा फिनिश नहीं हुआ। क्वेश्चन कह रहा है फर्म की गुडविल किस बेसिस पे है, 2 इयर्स ऑफ परचेज कि भैया एक साल में अमूमन एवरेज तौर पर मैं 1,12,500 रुपए कमा लेता हूं। तो फर्म की गुडविल किस बराबर है, फर्म की गुडविल बराबर है कि 1,12,500 मैं आने वाले 2 सालों तक कमा पाऊंगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 2,25,000 की फर्म की गुडविल इतनी है। आप देख सकते हैं यही मेरा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमने आपके साथ डील करा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज का मतलब मैं आपको फिर से समझा देता हूं। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज का मतलब है कि आने वाले 2 सालों तक मेरे को ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, आने वाले 2 सालों तक मेरे को ये प्रॉफिट होगा। 1,12,500 मैंने एवरेजली कमाया है पिछले 3 सालों में, और अगर कोई भी मेरा बिजनेस परचेज करता है तो 2 सालों तक उसको प्रॉफिट होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और हमें मालूम पड़ा कि अगर कोई भी इस बिजनेस को परचेज करेगा तो जनरली 2,25,000 रुपए का उसको आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा। यही फर्म की गुडविल। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। मैं आपके साथ अब लाऊंगा आगे और इलस्ट्रेशंस। स्टे ट्यून्ड। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें।